हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यानी कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होगा दोस्तों। साथ ही साथ आप सभी लोगों को पता है कि एसपीएसडी पॉइंट चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड अधिकांश क्लासेस बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की केमिस्ट्री, चाहे वो एमसीक्यू मोड में हो या रिटन बेस पर हो, सभी टॉपिकों का डिस्कशन मैंने करा दिया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं वीडियो देखा है तो आप लोग चैनल पेज पर जा करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। थ्योरी की क्लास पूरा रिवीजन कर लीजिए। महासंग्राम रिवीजन क्लास भी संचालित की गई थी, तो आप लोग उसका भी रिवीजन कर लीजिए। उसमें पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, जिनका एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है उनके लिए क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन भी कर दिया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी का, डीडीयू यूनिवर्सिटी का, बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्कस कर दिया गया है। रिटन पैटर्न के आधार पर आप लोग को मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया गया है। मॉडल सॉल्व पेपर भी दे दिया गया है। नया मॉडल पेपर दिया गया है, उसके तहत मैं आज आप लोग को सॉल्व पेपर भी देने वाला हूं दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न जो है आपसे, ये जो क्वेश्चन है ये है आपकी यूनिट थर्ड का, आपकी थर्ड यूनिट का ये क्वेश्चन है। यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल ही में बलिया यूनिवर्सिटी में भी एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया था। चलिए प्रश्न को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आपको आज किस क्लास में सीखने को मिलेगा कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको आंसर करना है और कितने शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन है, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिया गया है कि आवर्त सारणी के एक ही समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी व बिस्मथ के स्थान की विवेचना करिए। आपको बताना है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनका स्थान कहाँ है आवर्त सारणी में, इसकी विवेचना आप लोग को करनी है। तो आप हेडिंग डाल देंगे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 यानी वर्ग 15 आवर्त 5 के ये तत्व हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 पांचवें आवर्त के तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, आप हेडिंग डाल देंगे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फिर समूह 15 5 के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15 इन द पीरियोडिक टेबल। तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है ये आवर्त सारणी के 15वें ग्रुप के तत्व हैं। यानी वह तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी व बिस्मथ आवर्त सारणी के 15 में उपस्थित हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मेंबर ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। इन्हें नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहा जाता है। इन्हें नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहा जाता है। दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 इन आउटर मोस्ट सबसेल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अगर बात हो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी, बिस्मथ की, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें
कि नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो होता है NS2 और NP3। आपको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व, जो पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP3 होता है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। आपसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनमें आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या है, इसकी विवेचना करनी है। तो आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी देनी है आवर्त सारणी से रिलेटेड। तो आप पहले बताएंगे कि ये एलिमेंट ग्रुप यानी आवर्त सारणी में 15वें ग्रुप के ये तत्व हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन फैमिली यानी कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और तीसरा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आउटर मोस्ट सब सेल में, वो होगा NS2 और NP3। इसका मतलब समझिए कि आउटर मोस्ट सब सेल मतलब क्या होता है, यानी लास्ट सब सेल में, लास्ट सब सेल में नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कितना आएगा, चलिए सभी लोग निकाल के बताइए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखेंगे कि उसके लास्ट सब सेल में 2 और 3 ये लास्ट सब सेल में बच जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। और पी ब्लॉक के तत्व का, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, वो NS2 होता है और NP3 होता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं। ये जो है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फिफ्थ, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली जो है वो आवर्त सारणी के 15 ग्रुप के तत्व हैं। साथ ही साथ इन्हें नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। जैसे कि किन्हें कहा जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की बात की जाए तो ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। इनके बाह्यतम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो NS2 NP3 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। समूह 15 के तत्वीय लक्षण हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है, तत्वीय लक्षण है, वो क्या है। सबसे पहले हम याद करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दे हैव NS2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके पास NS2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि आप देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसके आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 3, 5। आप आर्सेनिक, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 33 होता है। आप देख सकते हैं इसके लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, S2 और P3। अब बात करते हैं एंटीमनी, SB। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 51 है। इसके लास्ट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो भी होगी NS2 NP3। इसी प्रकार BI का हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये है नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। दीज एलिमेंट हैव जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5। इन तत्वों का समान जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो +3 और +5 होता है दोस्तों। अगर हम बात करें बिस्मिथ की, बिस्मिथ ऑल द एलिमेंट आल्सो शो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि बिस्मिथ को छोड़कर, अगर हम बिस्मिथ को छोड़कर अगर अन्य सभी तत्वों की बात करें तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1, +2, +4, -1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन जो है +1, +2, +4, -1, -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। ये डिपेंड करता है एलिमेंट की प्रकृति पर। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीकरण अवस्था होगी। इनका अगर सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए तो +3 +5 होता है। बस आपको इतना ही बता देना है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही आप स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखेंगे।
फर्स्ट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो तीसरा है अपरूपता दिखाएंगे। अपरूपता क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। को बिस्मिथ को छोड़कर सभी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। एक्सेप्ट बिस्मिथ ऑल द एलिमेंट्स शो द एलोट्रॉपी। द टू सॉलिड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आर नोन एज अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। इस प्रकार नाइट्रोजन के जो ठोस रूप होते हैं वो अल्फा नाइट्रोजन व बीटा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें फास्फोरस, फास्फोरस अकर व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस एंड स्कारलेट फास्फोरस एंड साथ ही साथ अल्फा एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। दोस्तों इसका मतलब हो गया कि ये किस स्वरूप में, ये अपना स्वरूप कितने प्रकार से दिखा सकते हैं, इनका आकार, इनका रूप जो है वो कितने भागों में बढ़ सकता है और किस किस रूप में ये हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिस्मिथ को छोड़कर सभी जो है वो अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, उनके अनेक रूप हैं। मतलब ये हो गया बिस्मिथ का केवल एक ही रूप है, और अगर बात करें अन्य की तो इनके कई रूप हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन के तो दो ठोस रूप हैं, नाइट्रोजन के दो ठोस रूप होते हैं। कौन कौन से, एक अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा बीटा नाइट्रोजन। द टू सॉलिड फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन आर नोन एज अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस भी पाए जाते हैं, लाल फास्फोरस भी पाए जाते हैं, वायलेट फास्फोरस भी पाए जाते हैं यानी बैगनी, और अल्फा तथा बीटा काले रूप में भी पाया जाता है। तो ये रही इनके स्वरूप की बात। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। बस आपको इतना ही इस प्रश्न में लिखना था, इतना ही अगर लिख देते हैं तो ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपके सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ये आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके प्रश्न पत्र में खंड बा में पूछा जाएगा। और ये प्रश्न 200 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है, जिसके लिए आपको 7.5 नंबर मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं आप लोग के लिए लगातार निरंतर मेहनत कर रहा हूँ आप सबके सापेक्ष में, ताकि आपकी परीक्षा अच्छी हो। और आप सब लोग का फ़र्ज़ है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाना है, इसलिए मैं आपको ये जो बहुत विस्तृत में बताने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव आखिर में होता क्या है, तो आप लिखेंगे हेडिंग इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ यही आप सेम इसी प्रकार से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आप डालेंगे आंसर नंबर जो भी होगा आपका, उसके अंदर हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके अंदर लिखेंगे द चार्ज ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टूवर्ड्स एट एटम in the presence of attacking reagent is called electromagnetic effect and it is denoted by capital E। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु पर स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टीपल बॉन्ड, समझ रहे हैं आप, पाई इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल बॉन्ड के सापेक्ष में ट्रांसफर एट एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रेजेंट, यानी अटैकिंग रेजेंट यानी आक्रमणकारी होता है, यानी कि जो एक दूसरी क्रिया में भाग लेता है, उनकी उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, प्लस ई और माइनस ई। अब हम समझते हैं आगे कि ये किस प्रकार से इनका जो प्रक्रम है
एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताएंगे कि ऐसा एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको बता देते हैं विस्तार से। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में माफ करिएगा, बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु पर स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टूवर्ड्स एट एटम in the presence of attacking reagent is called electromagnetic effect and it is denoted by capital E. It is a temporary effect which acts only when there is an acting reagent on a molecule of a compound. यह एक अस्थायी प्रभाव है जो तभी कार्य करता है जब यौगिक के अणु पर किसी अभिकर्मक की क्रिया हो रही हो। ये तभी काम करेगा जब किसी भी यौगिक पर अणु पर अभिकर्मक की क्या हो रही हो, क्रिया हो रही है। और ये क्रिया किस प्रकार से हो रही, अटैकिंग अभिकर्मक को हटाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना। ठीक है, यही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसी में समझ में आ गई। चलिए आगे अब हम समझते हैं कि नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन रिमूविंग द अटैकिंग रेजेंट, यानी कि इनके जो अभिकारक हैं इनको हटाने पर यह प्रभाव नहीं पाया जाएगा। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन इट, केवल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ही भाग ले सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग इन द कंपेरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं। यह प्रेरणिक प्रभाव की तुलना में अधिक प्रबल होता है। अब उदाहरण के लिए हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंस इन ए रेजेंट, यानी कि कार्बोनिल समूह पर किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किस प्रकार से दर्शाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन। अब इसका हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस प्रकार से इसमें ज्ञात करेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आपको पता है कार्बन के पास प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्म है यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। अब आगे हम ई प्रभाव क्या होता है और ई प्लस प्रभाव क्या होता है और ई माइनस प्रभाव क्या होता है। ई प्लस इफेक्ट क्या है और ई माइनस इफेक्ट क्या है। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अभी कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने आप लोग को सॉल्व करवाया, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 3 प्रश्न जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से पूछे गए थे। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में जो मेनली वर्क हो रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको पता है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, प्लस चार्ज होता है कार्बन के पास। जब इनका रेजेंट हम अटैकिंग रेजेंट कराएंगे तो इसके बाद प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर इसका हम रिएक्शन करा देंगे, इसका एडिशन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं व्हेन ए रेजेंट अटैकिंग ऑन द एटम ऑन विच पाई इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड, जब अभिकर्मक उस परमाणु से जुड़ा होता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा हो तो उससे हम ई प्रभाव करते हैं। देखिए, जब कोई अभिकर्मक जो होगा उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, जैसे यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम ई प्लस प्रभाव करते हैं। जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर ई प्लस प्रभाव होगा, जहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा वहाँ पर ई माइनस प्रभाव होता है। इतनी बात समझ में आ गई। जब अभिकर्मक उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होता है तो ये ई प्लस ई प्रभाव कहलाता है। और जब अभिकर्मक उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होता है
तो वो ई माइनस प्रभाव कहलाता है। व्हेन ए रेजेंट अटैकिंग ऑन द एटम ऑन विच पाई इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड इट इज कॉल्ड plus effect. When a reagent acts on the atom which pi electron are not transferred, then it is called E minus effect. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो E प्लस इफेक्ट क्या है, E माइनस इफेक्ट क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ पर E प्लस इफेक्ट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है H प्लस आयन के साथ साथ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लस और माइनस चार्ज, क्योंकि यहाँ का जो प्लस चार्ज था एक यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ H प्लस जो आएगा यहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये ई प्लस इफेक्ट है। और जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है वो ई माइनस इफेक्ट है। तो आप इस प्रकार से इसका फिगर जो है पूरा रिएक्शन दे सकते हैं, और रिएक्शन दे करके ही आप एग्जाम्पल दीजिएगा, आपको कंप्लीट नंबर दिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निम्नलिखित तत्वों में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, स्पष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में केवल और केवल पूछ लेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म एंड इट्स इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन बंधुता आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग उसको पीडीएफ सभी लोग एक बार पीडीएफ, जितना भी पीडीएफ मैंने दिया है आप सभी लोग को, तो पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक बार पीडीएफ का रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, जितना भी पीडीएफ स्टार्टिंग से प्रोवाइड हुआ है। दोस्तों आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको न्यू सिलेबस के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज़न थी कि आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा। जैसा कि अभी काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने क्लियर ही नहीं किया है, अभी भी बहुत बच्चों को दिक्कत है। ठीक है, जिनका क्लियर हो गया है वो तो निश्चिंत रहें, उनका सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा। सेकंड सेमेस्टर 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें आपको पहले थ्योरी की क्लास दी जाएगी। पहले थ्योरी की क्लास एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चलाई जाएगी, और हर टॉपिक का डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इस बार आप लोग को क्लास में दिक्कत नहीं मिलेगी। चलिए फिलहाल इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, स्पष्ट करते हुए उत्तर कीजिए। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। ठीक है, इनमें से आपको बताना है किसका जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता डिपेंड करता है आवर्त सारणी पर। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जब हम बढ़ते हैं तो परमाणुक त्रिज्या बढ़ जाती है, और जब परमाणुक त्रिज्या बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो घटता रहता है। इस प्रकार जो सबसे कम अगर बात किया जाए कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होगा, तो वो बोरान का होगा। ठीक है, अब हम इसको आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, ऑन द मूविंग फ्रॉम बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, oxygen and fluorine across a period, the atomic size decreases and therefore the tendency of attracting electron increases. Hence boron will have the least electron affinity. आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान परमाणुक त्रिज्या बढ़ने के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिक व बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। अतः बोरान का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम डिफाइन करते हैं। जैसा कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, बोरान, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये है इनका क्रम। आप इन क्रम को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज extraordinary low since it has
हाफ फ्लैट p ऑर्बिटल विच गिव मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो असाधारण रूप से कम होती है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि इसमें आधे p ऑर्बिटल होते हैं जो अधिक अस्थायी विन्यास देते हैं। सिंस इट हैव हाफ फिलेट p ऑर्बिटल विच गिव मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो असाधारण रूप से कम होती है क्योंकि इसमें आधे p ऑर्बिटल होते हैं जो अधिक अस्थायी विन्यास देते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है दोस्तों। चलिए, अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, पीडीएफ में आपको क्लियर मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन आपसे पूछा जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये पूछी जाती रहती है दोस्तों। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एडिशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल या कार्बोएनायन कार्बोकेटायन। तो इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन वो अपक्रिया होती है, प्रतिस्थापन वो अपक्रिया होती है, जैसे कि हम बात कर ले यहाँ पर HCl, तो यहाँ पर हम निकाल दें H और Cl और फिर इसका रिएक्शन करा दें, फिर हमें ये प्राप्त हो जाए। यानी कि एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दें, यहाँ से इसका स्थानांतरण यहाँ कर दें और यहाँ का स्थानांतरण यहाँ कर दें, ठीक है। यही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन दीज रिएक्शंस एंड एटम्स, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद में लिखेंगे इन दीज रिएक्शंस एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेसड बाय सम अदर एटम और अनदर ग्रुप ऑफ एटम विदाउट द कैसिंग एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया वह अपक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी यौगिक का कोई परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या दूसरे समूह से इस प्रकार प्रतिस्थापित होता हो कि उनके यौगिक की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे आप देख सकते हैं y + Rx दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर y और r यहाँ पर ले लिया गया है और प्लस x को बाहर कर दिया गया है। तो ये क्या है, यही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है CH4 + Cl, CH4Cl दिया गया है। अब इसका प्रतिस्थापन कैसे करेंगे हम इसे लिख सकते हैं CH3Cl, लिख सकते हैं ना CH3Cl, और प्लस HCl का निकाल सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई ऑर्डिनरी परिवर्तन नहीं हुआ। यही है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप समझ चुके। चलिए, आप जैसे कि हम आपको दे दें, कोई एक रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है HCl। अब इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसकी करनी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना H + Cl, यही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया? चलिए, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ये क्रिया मुक्त मूलक इलेक्ट्रोफाइल या नाभिक स्नेही के आक्रमण द्वारा होती है। हाइलोजनेशन, सल्फोनेशन ETC, यानी हाइलोजनीकरण और नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण आदि इस प्रक्रिया में भी सम्मिलित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्केन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एक्साइबिट सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, रिएक्शन नहीं बैलेंस किया क्योंकि आपको शॉर्ट में लिखना है। तो केवल आप बता सकते हैं अपने मन से कोई रिएक्शन अगर तैयार कर लेते हैं आप, ठीक है। जैसा कि रिएक्शन में आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, बस उसमें कोई ऑर्डिनरी चेंज ना हो। जैसे कि मैं बात कर लूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ RMgX, ठीक है। यहाँ पर RMgX ले लिया, इससे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप सभी लोग परिचित होंगे इससे। ये चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कोई दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है।
इसका रिएक्शन अगर हम Cl से करा दें, इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा दें Cl2 से, तो क्या मिलेगा हमें? C2H5Cl मिल जाएगा हमें, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? यहाँ पर एक O बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक Cl बच रहा है, तो HCl निकल जाएगा यहाँ पर। लेकिन O के लिए आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके रिएक्शन में इस प्रकार से आप थोड़ा सा लंबा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट में कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया आपने ले लिया CH3 प्लस यहाँ पर ले लिया I2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा CH3I और प्लस I बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, और यही है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि कोई प्लस चार्ज ना करना पड़े, उसका प्रतिस्थापन जगह केवल चेंज कर दें। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, तो आप कर दें z प्लस एक्स प्लस वाई, यानी इन दोनों को एक जगह कर दें, इसको अलग कर दें, ठीक है। जैसे a b और c दिया गया है प्लस लगा के, अब इनको दोनों को एक इकट्ठा और इसको अलग कर दें, तो यही है प्रतिस्थापन। समझ में आ गया? चलिए, आपको आंसर इसी प्रकार से लिखना है दोस्तों। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जाता रहता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या है, टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जाता रहता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर जितने लोग भी नए जुड़े हैं दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने अच्छी तैयारी के लिए सेकंड सेमेस्टर की क्लास जल्द ही स्टार्ट होगी मित्रों, तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। हिंदी में से कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, द वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक इज फॉर्मेड बाय 2 वर्ड्स इलेक्ट्रॉन धन फिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो धन फिलिक। इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग और स्पीकिंग, लविंग और सीकिंग, मतलब कि ये 2 शब्दों के योग से बना है जिससे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही करते हैं, अर्थात वह अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक किसे कहते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आर दोज which have any high affinity for electron because they have the electron deficient atom centers, यानी कि वह अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रबल आकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन धन फिलिक। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि वह अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रबल आकर्षण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष में ये प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। दे अटैकिंग ऑन इलेक्ट्रॉन रिच दैट इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये अभिकर्मक अणुओं के इलेक्ट्रॉन समृद्धि अर्थात अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व युक्त केंद्रों पर आक्रमण करते हैं। दीज रेजेंट्स प्रोसेस ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दस दे आर लुईस एसिड, यानी कि इन अभिकर्मकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रकृति होती है, अतः ये लुईस अम्ल होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जो रेजेंट होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक और नेचुरल इलेक्ट्रोफिलिक, यानी धन और उदासीन 2 प्रकार के इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट पाए जाते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक इन विच द इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम कैरियर्स इन ए पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक्स। धन आवेशित इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, यानी H प्लस हाइड्रोजनम आयन के या हाइड्रोनियम आयन के H3 प्लस, यानी कि H3O प्लस, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन।
तो H+ यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन के, तथा साथ ही साथ अगर बात करें नाइट्रोसोनियम आयन और नाइट्रोनियम आयन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक होते क्या हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं H+, इसे क्या कहते हैं हाइड्रोजन आयन। H3O+, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इन्हें हम कहते हैं धन आवेशित इलेक्ट्रोफाइल्स, जैसे कि NO2+, इसे हम क्या कह रहे हैं नाइट्रोनियम आयन। इसी प्रकार हम Br+ को क्या कह रहे हैं ब्रोनियम आयन, Cl+ को हम क्या कह रहे हैं क्लोरोनियम आयन। तो ये सब क्या है, ये जो दिए गए हैं ये धन आवेशित इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम हैं। आपको पेपर में कम से कम 5 से 6 नाम आपको देने होते हैं, ठीक है। अब हम नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम उदासीन कहते हैं। उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, तो उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स इन विच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम डज नॉट कैरी एनी चार्ज आर कॉल्ड नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑफ डज नॉट कैरी एन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर RCOCl, ये क्या है, ये एक प्रकार का उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है। तो इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से जानते हैं। जहाँ पर देख सकते हैं जो BF3 है ये भी नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल्स है। अगर हम बात करें SnCl4 की तो ये भी नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल्स है। और बात करें साथ ही साथ RCOCl की तो ये भी क्या है नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट जो होते हैं 2 प्रकार के थे, कौन कौन से थे, पहला था पॉजिटिव और दूसरा था नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल्स। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इतना आप तैयार करिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लास के बाद PDF दे दिया जाएगा, PDF आप पढ़िए और इसका बार बार रिवीजन करिए। PDF आपको जितना भी PDF प्रोवाइड किया गया सबका रिवीजन कर लीजिए। कल की क्लास में आप लोग को दिया जाएगा मॉडल सॉल्व पेपर, और जिनका पेपर MCQ मोड में होना है उनके लिए MCQ की क्लास कल संचालित होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया है कि मॉडल सॉल्व पेपर का डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ जितने लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज शाम 8 बजे यानी इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। और साथ ही साथ रात 9 बजे आज आप लोग की क्लास होनी है फिजिक्स की, जहां पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का समापन होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।